नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपीटीजीटी की नागरिक शास्त्र श्रृंखला के तहत राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे यूनिट 3 है। हम इसमें 3 विचारधाराएं पढ़ेंगे: उदारवाद, समाजवाद और फासिस्ट। सबसे पहली विचारधारा है उदारवादी विचारधारा। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उदारवादी विचारधारा, ये उदारवाद शब्द का जन्म जो है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुआ है। लिबर शब्द से हुआ है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। 16वीं सदी से पहले जब राज्य पर धार्मिक सत्ता का प्रभाव था और धर्मांधता बोलते हैं इसे, जब राज्य पर धर्म का अंधविश्वास था, इसे डार्क एज ऑफ यूरोप भी बोलते हैं 16वीं सदी से पहले को। तो लोग बाग इस एरा से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने लिए एक नई विचारधारा सोची। तो जिससे इन्होंने क्या किया, जो उस समय सत्ता थी या फिर धर्मांधता थी, इसको सबने नकार के, इनसे सबसे लड़ाई करके जो है अपने लिए क्रांतियां करी। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक विचारधारा बनाई जो थी लिबरलिज्म, उदारवाद की विचारधारा। इसमें मतलब लोगों को आजादी मिलेगी, काम करने की आजादी होगी, किसी पे कोई बंधन नहीं होगा। और पहले कुलीन वर्ग होता था, जिसमें जो संसाधनों के अधिकार, जिन पर सब कुछ होता था, इन पर जो है ये मानते थे कि जनता पर सभी संसाधन का अधिकार होगा। और राज्य का जो नियंत्रण है वो जनता पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कार्यों तक सीमित रह जाएगा, जैसे कि शांति, सुरक्षा और न्याय तक सीमित रह जाएगा। बाकी आर्थिक क्षेत्र में लोगों को आजादी मिल जाएगी और लोग अपने हिसाब से काम कर सकेंगे। तो इसी विचारधारा को उदारवादी विचारधारा कहा गया है। तो आसान शब्दों में विचारधारा का तो मतलब यही होता है। और फिर इसमें अब हम यूपीटीजीटी के जब हम हिसाब से पढ़ते हैं, तब हमें इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि अब उदारवादी विचारधारा कितने प्रकार की होती हैं। तो नकारात्मक है, फिर सकारात्मक है, फिर नकारात्मक राजनीतिक है, फिर सकारात्मक राजनीतिक है, फिर नकारात्मक आर्थिक है, फिर सकारात्मक आर्थिक विचारधारा है। तो हमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। फिर इसी में से ही बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने अपने विचार दिए। फिर विचारधारा में इनके विचार भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो इस यूनिट से हमारे लगभग 2 से 3, कभी-कभी 4 भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 2 तो नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस रहते हैं और ये विचारधारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस चैप्टर को अपने यूपीटीजीटी के हिसाब से पढ़ेंगे। और इस नोट्स में से उम्मीद है कि सारा का सारा हमने इसमें यूपीटीजीटी के हिसाब से कवर किया है और इसी में से सब कुछ मिलने की संभावना रहेगी ज्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है राज्य और व्यक्ति के संबंध। जो राज्य है व्यक्ति के संबंध, जो साधन और संसाधन के साध्य और संसाधन के आधार पर होता है संबंध, उसका अध्ययन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है तो वो कौन सी विचारधारा होगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम ये उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा में मैंने बताया है कि व्यक्ति की इच्छा होती है और राज्य एक साधन होता है। तो उसमें व्यक्ति हो गया साध्य और राज्य हो गया साधन। राज्य हो गया साधने वाला और व्यक्ति हो गया साध्य। यानी कि व्यक्ति इसकी गाड़ी में सवार होगा और ये लेके जाएगा। तो इसमें राज्य की जो है भूमिका सीमित कर दी है। यानी कि राज्य जो है व्यक्ति के इशारों पर काम करेगा, जहां वो जाना चाहेगा वहां ले जाएगा। इसे हम उदारवादी विचारधारा भी कहते हैं। और यह विचारधारा आपकी नकारात्मक विचारधारा भी कहलाती है। नकारात्मक उदारवाद। धीरे धीरे उदारवाद का इवोल्यूशन हुआ। पहले नकारात्मक हुआ, फिर सकारात्मक हुआ, फिर नव उदारवाद आया बीच में। आगे आगे चलकर नव उदारवाद आया। तो हम इसी चीजों को पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें इसमें है कि राज्य का हमने न्यूनतम कार्य कर दिया, जिसका सुरक्षा, कानून, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये हमने सिर्फ राज्य का कानून कर दिया। देखिए दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें राज्य साध्य हो जाएगा, व्यक्ति साधन हो जाएगा। यानी कि राज्य अपने हिसाब से व्यक्तियों से काम करवाएगा। यानी कि यहाँ पर हो गया राज्य सर्वोच्च हो गया।
तो ये विचारधारा किसकी हो गई? ये विचारधारा आपकी समाजवादी की हो गई है, अधिनायकवाद विचारधारा हो गई है, और ये हो गई फासीवाद की विचारधारा। ये भी हम विचारधारा हमारे यूनिट में है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। अब फिर है राज्य और व्यक्ति, दोनों को बराबर महत्व दिया गया है, जिसमें राज्य साध्य और साधन दोनों है, व्यक्ति भी साध्य और साधन दोनों है। तो ये विचारधारा हो गई उदारवाद के समय के साथ साथ परिवर्तनशील विचारधारा, इसे हम नव उदारवाद भी कहते हैं। जहाँ ये लोग उदारवादी लोग जो है, नकारात्मक उदारवादी लोग मानते थे कि राज्य का कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीमित कार्य होना चाहिए। वहीं ये नव उदारवादी लोग ये मानने लगे कि राज्य का जो कार्य सीमित नहीं होना चाहिए, राज्य का कहीं ना कहीं नीतियों में हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे जिससे जो दबे कुचले लोग हैं और समाज की भलाई के लिए राज्य अपने हिसाब से नीतियां बना सके, ये इनका मानना है। आदर्शवाद का विरोधी व्यक्तिवाद होता है। अब देखिए, इसे हम आदर्शवादी बोल देते हैं, जहाँ पर राज्य सर्वोपरि होता है। व्यक्तिवाद, यहीं से आपको हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि व्यक्तिवाद इसमें दिया हुआ, तो यानी कि इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा जाएगा। फिर है मार्क्सवाद का विरोध, उदारवाद होता है। ये हम हमेशा पढ़ते हैं, उदारवाद के विरोध में कौन सा खड़ा हुआ? मार्क्सवाद। फिर है मार्क्सवाद जो होता है वो राज्य विरोधी होता है, उदारवाद जो है राज्य समर्थक होता है। तो उदारवादी राज्य का तो समर्थन करते हैं, परंतु राज्य की जो है कम महत्व देना चाहते हैं, कि राज्य जो है अपना काम करे तो सही, बट वो अपना काम लिमिट में करे। और मार्क्सवाद तो राज्य को बिल्कुल चाहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि सब कुछ जो है इनका राज्य का किया हुआ है, तो इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य लोगों में द्वेष की भावना पैदा करता है और अमीरी गरीबी करता है, तो ये इन्होंने मार्क्सवादी ने माना। देखिए, हम अपने टीजीटी के हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला उदारवादी विचारधारा, इसका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ, 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। और शब्द जो है 19वीं सदी में उदारवाद शब्द दिया गया। इससे पहले ये व्यक्तिवाद के नाम से प्रचलित था, व्यक्तिवाद के नाम से पहले प्रचलित था, तो जिसे हमने 19वीं सदी में उदारवाद कहा। इसके जनक माने जाते हैं जॉन लॉक, इसके जनक जॉन लॉक माने जाते हैं। जो उदारवाद है वो उदार प्लस वाद, यानी कि इसे लिबरल, लिबेर जो लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लचीला या फिर स्वतंत्र। तो देखिए, कुछ चीजें हम इनको सिर्फ पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं आसानी से। इसका प्रारंभ व्यक्तिवाद के रूप में हुआ, जो नकारात्मक उदारवाद था। देखिए, नकारात्मक उदारवाद क्या होता है? नकारात्मक उदारवाद वो होता है जिसमें व्यक्ति को पूरी छूट दे दी जाती है और राज्य को बहुत सीमित कर दिया जाता है। योग है नकारात्मक, व्यक्ति चाहे कुछ भी कर सकता है, राज्य उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिसमें बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने तो बहुत बहुत बातें कही है, जैसे कि आपके हुए हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि व्यक्ति को बाजार में खुली छूट दे देनी चाहिए, खुली छूट दे देनी चाहिए, वो अपने हिसाब से कैसा ही बिजनेस करे, उसे कोई रोका टोका नहीं जाएगा, जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सके और जिससे ही राज्य की वृद्धि होगी। तो ये एडम स्मिथ ने बोल तो दी। अभी बताइए कि कोई राज्य में जाकर, कोई बाजार में जाकर कोई गांजा बेचेगा, तो इसका वो अपना तो भाई, गांजा खरीदने वाले तो खरीदेंगे, शराब खरीदने वाले खरीदेंगे, परंतु यदि उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, परंतु यदि यदि उस गांजे पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो फिर तो ऐसे तो सारा समाज हमारा बेकार होता चला जाएगा। तो इसीलिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। इसका प्रारंभ व्यक्तिवाद के रूप में हुआ, जो नकारात्मक उदारवाद है। उदारवाद विवेक पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल मंत्र ही स्वतंत्रता है। इसका मूल मंत्र क्या है? आपका स्वतंत्रता है। यह विचारधारा परिवर्तनशील एवं लचीलेपन पर आधारित है, समय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है ये विचारधारा। देखिए, उदारवाद जो है अहिंसा, लोकतंत्र, संवैधानिक तंत्र, विधि के शासन में विश्वास करती है। ये आपका क्वेश्चन जो है उसमें तुलनात्मक अध्ययन में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। उदारवाद के प्रारंभ में व्यक्तिवाद विचारधारा को महत्व दिया गया, परंतु 20वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद एवं लोक कल्याण का राज्य व समूहनवाद को महत्वपूर्ण विकास मिला। 1970 में 1970 के दशक में पुनः व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया। अब
ऐसा होता है देखिए पहले विचारधारा जो थी, अब उसमें पहले व्यक्ति को बहुत महत्व दे दिया गया। फिर उसके बाद जो विचारधारा आई उसमें राज्य को इतना महत्व दे दिया गया। पहले व्यक्ति निरंकुश हो गया, फिर राज्य निरंकुश हो गया। फिर जो नव नव उदारवाद जो विचारधारा बनी, फिर उसमें ये कहा गया कि भई जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जो भी योजना बनेगी उसमें व्यक्ति हमेशा केंद्र में रहेगा। तो अब व्यक्तिवाद तो है, परंतु इस व्यक्तिवाद का नव उदारवाद में स्वरूप बदल गया है। स्वरूप बदल गया है कि व्यक्ति के लिए ही हर योजना बनाई जाएगी, परंतु जो है उस योजना योजना को बनाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये नकारात्मक उदारवाद इसके 16वीं सदी से 19वीं सदी तक चला। जनक है इसके जॉन लॉक, मैंने 3 बताया आपको। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल में क्यों बनी है? पुनर्जागरण काल की 2 संतानें मानी जाती हैं, बताइए। एक स्वतंत्रता और दूसरी समानता। ये आपकी हो गई पुनर्जागरण काल की संतानें। तो पुनर्जागरण काल में जब हर जगह राजाओं का बोलबाला था, निरंकुश शासन था, राजतंत्र हावी था, तो लोगों की मार काट, लड़ाई, लूट खसोट ये सब मची हुई थी। और फिर लोग वागों ने क्रांतियां करी, राजा को सत्ता से उखाड़ के फेंका, धर्म को कम किया, धर्म का हस्तक्षेप राज्य में कम किया, धर्म को सिर्फ मंदिर तक और चर्च तक सीमित किया। तो फिर इसके बाद जो है ये विचारधारा उदारवाद की विचारधारा है। देखिए इसमें जो मानने वाले हैं, क्या मानते हैं इसमें? राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब देखिए ये कैसा कथन है, इसमें आवश्यक भी बोला है और बुराई भी बोला है। भाई तुम मेरे लिए जरूरी हो और जरूरी नहीं भी हो। देखिए इसमें आवश्यक है तो आवश्यकता है क्यों? क्योंकि राज्य सुरक्षा करेगा, शांति करेगा और न्याय करेगा। और बुराई क्यों है? क्योंकि राज्य के हस्तक्षेप बढ़ने से स्वतंत्रता कम हो जाएगी। ये जो है आपका राज्य की बुराई हो गई। फिर है ये कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। ये सकारात्मक उदारवादी है। सकारात्मक उदारवाद देखिए पहले यहाँ पे नकारात्मक उदारवाद था, फिर सकारात्मक उदारवाद था। इन्होंने आवश्यक मान लिया, इसे अच्छा ही मान लिया। फिर राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी मानते थे। ये अराजकतावादी मानते थे, जो बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं वो लोग मानते थे अनावश्यक बुराई है। ये राज्य को अनावश्यक भी नहीं मानते थे और बुरा मानते थे। तो ये कौन हो गया? ये इसमें आ गए आपके मार्क्स और फांसीवाद। ये बहुत एकदम वो हो गए। अब देखिए राज्य इसमें क्या होता है, राज्य इसमें साधन होता है, व्यक्ति साध्य होता है इसमें। और ये व्यक्तिवाद हो गया। तो राज्य एक पुलिसमैन की भूमिका निभाता है, ये कथन है वो किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। नकारात्मक उदारवाद की तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें आपके देखिए नकारात्मक उदारवाद में 2 प्रकार के उदारवाद आते हैं। एक तो राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद, दूसरा आर्थिक नकारात्मक उदारवाद। इसमें जो राजनीतिक है उसमें आपके लॉक, बेंथम और स्पेंसर आते हैं। लॉक ने क्या था? लॉक ने कहा था वो अधिकार जन्म से प्राप्त हैं। और स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का बढ़ावा दिया था। आर्थिक के नकारात्मकवाद में आपके स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो आते हैं। देखिए लॉक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इनके कथन आ जाते हैं कई बार। उसके लिए हम इन कथनों का अध्ययन कई बार करेंगे और लॉक के कथन का पहले भी कर चुके हैं हम। फिर हम लॉक को पढ़ाएंगे तब भी इसका अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे से चलते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। इससे क्या है, आपके दिमाग में धीरे धीरे बातें सेट होती रहेंगी और क्वेश्चन के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। अब देखिए इन्होंने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को माना है। इसमें संपत्ति का क्वेश्चन आता है कि लॉक ने किस अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया? इन्होंने संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्वता प्रदान करी है इन्होंने। फिर लॉक को जो है पूंजीवाद का जन्म भी मानते हैं। देखिए पूंजीवाद यहाँ पर कैसे आ गया? पूंजीवाद यहाँ पर आ गया कि जब जब राज्य का अधिकार कम हो जाएगा केंद्र में से जनता के बीच में से, तो जाहिर-सी बात जब जनता अपना-अपना विकास करेगी, जो और जब जनता अपना-अपना खुद का विकास करेगी तो जाहिर-सी बात है पूंजीवाद हावी हो जाएगा। तो पूंजीवाद का जनक किसे मानते हैं? लॉक को मानते हैं। अब देखिए लॉक के कुछ कथन है, राज्य सरकार जनता में समाहित का एक सहमति का परिणाम है, ये लॉक ने कहा था। उपयोगितावाद के जनक फिर बेंथम को मानते हैं हम, जिन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया। देखिए कैसे मानते हैं। और अब है फिर है योग्यतम की उत्तरजीविता का। ये आपका स्पेंसर, जिनकी पुख्ती मैन वर्सेस स्टेट, जो है शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी है कि जो शक्तिशाली है समाज में वही जीवित रहेगा। तो इनके हिसाब से जैसे डार्विन का सिद्धांत था कि जो भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वह जीवित रहेगा।
तो ये इन्होंने कहा था। अब देखिए ये थोड़ा से डिस्क्रिप्टिव है, इसे आप देख लेना, हम आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हमने सब कुछ डालने की कोशिश की है इस पीडीएफ में, जितना भी आपका उससे संबंधित है, टीजीटी और पीजीटी को भी कहीं हद तक कवर करता है ये, इससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए लॉ क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं कानून व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, मतलब इन्होंने कानून को भी जरूरी माना और स्वतंत्रता को भी जरूरी माना। देखिए बेंथम के विचार क्या थे, बेंथम ने इंग्लैंड में राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कहाँ पर प्रदान किया इन्होंने, इंग्लैंड में। उन्होंने स्वतंत्रता के स्थान पर सुरक्षा को महत्व दिया। बेंथम बेंथम को उपयोगितावाद का जनक मानता है। देखिए उपयोगितावाद क्या होता है, उपयोगितावाद का मूल तत्व होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए तो अधिकतम व्यक्ति आ गया और अधिकतम सुख आ गया, जहाँ पे व्यक्ति और सुख आ गया तो वहां पर तो वैसे ही उदारवाद हो गए। बेंथम कहते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना है, राज्य व्यक्तियों के लिए ना कि व्यक्ति राज्यों के लिए, ये इनका मानना था। अब इनका कथन था कि कानून अनिवार्य दोष है, इनका कथन था ये, कानून अनिवार्य दोष है, मतलब इन्होंने कानून को अनिवार्य भी बताया और दोष भी बताया। फिर बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक मानते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने इसमें डाल रखे हैं, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आया प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक किसे मानते हैं, तो बेंथम को मानते हैं, इसमें दिया हुआ है। फिर स्पेंसर ने नकारात्मक लोकतंत्र को चरम पर पहुंचाया, इन्हें वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक बोलते हैं। बस। तो फिर इन्होंने चरम पर कैसे पहुंचाया, देखिए इनके इनका कथन है, इनके अनुसार राज्य को आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और न्याय से संबंधित कार्य करने चाहिए। जिस समाज की तुलना इन्होंने सभी शरीर से की है, इसलिए इनके सिद्धांत को शरीर का सिद्धांत भी कहते हैं। उनके अनुसार समाज के सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए, क्षमता अनुसार जीवन यापन करेंगे। देखिए ऐसे खुला छोड़ देंगे समाज में तो व्यक्ति खुद अपना अपना पेट भरेगा, बस अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से हर एक काम करेगा। और हमेशा व्यक्ति की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, तो इस तरीके समाज नहीं चल पाएगा ना। तो तभी इसके बाद जो है इसके अगेंस्ट विचारधारा आई कही। देखिए इन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा, क्वेश्चन आ जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई किसने कहा। अब देखिए आर्थिक नकारात्मकवाद, जनक है इसके एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन की बुक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, महत्वपूर्ण सिद्धांत लेसस फेयर का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने राज्य की अहस्तक्षेप नीति को सामने लेकर आए और राज्य की हस्तक्षेप नीति का इन्होंने विरोध किया, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो इन्होंने किया, ये सब बातें। फिर देखिए इनके अनुसार राज्य के कार्य क्या क्या होने चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ऐसे उद्योग ऐसे उद्योग का रख रखाव जिससे प्राइवेट कंपनियों को घाटा हो, ये इन्होंने कहा था। इसमें ना फिर माल्थस ने जो है आपका जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया, ज्योग्राफी वाले याद रखेंगे इसे। और रिकार्डो ने मजदूरों के लिए लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये था आपका। फिर नकारात्मक उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, जिस जिसका दुष्परिणाम अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया, क्योंकि राज्य को लोक कल्याणकारी कार्य करने से रोका गया। जाहिर सी बात है, जब तुम राज्य को रोक दोगे तो जो व्यक्ति सर्वाइव कर लेगा वो तो अमीर 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 है तो अमीर होता जाएगा, जिसके पास भी शुरू से जमीन है तो वो तो भाई अपनी जमीन पे खेती कर करके अनाज उगा उगा के, और जिसके पास जमीन नहीं है बिल्कुल भी तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा वैसे के वैसे ही रहेगा। जिसके फलस्वरूप 19वीं सदी में मार्क्सवाद का जन्म हुआ। देखिए इसके फलस्वरूप में मार्क्सवाद का, जब अति हो जाती है किसी चीज की, अब उसके उसी के फलस्वरूप में मार्क्सवाद का जन्म हुआ है। फिर देखिए फिर है आपका सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद के जनक थे टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। राज्य को कुछ कल्याणकारी कार्य भी करने होंगे, ये इनका मानना था। समझ रहे होंगे आप इतना पढ़ने के बाद कि राज्य सकारात्मक उदारवाद क्यों आया। फिर देखिए इसके समर्थक कौन थे, इसके राजनीतिक समर्थक थे इसके जेएस मिल और टीएच ग्रीन। फिर इसके आर्थिक आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के समर्थक थे आपके जेएम कीन्स और जेके गिलब्रेथ, ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में। सकारात्मक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद में संशोधन था, ना कि उसके विरोध में आए। संशोधन था, कुछ चीजें जो वहां खराब थी उस चीजों को सही किया। इसका उद्देश्य पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाना था। जहां नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी मानता था, वहां वह समाज को आवश्यक बुराई के रूप में देखता था। वहीं सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानता है
और राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में देखता है। देखिए अब यहाँ पर राज्य को बढ़ावा दिया जाने लगा, राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में देखा जाने लगा यहाँ पर। फिर है सकारात्मक उदारवाद का मानना है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के साथ-साथ लोक कल्याण कार्य भी करेगा। देखिए अब इन्होंने क्या करने दिया कि राज्य को जो है आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति करने का समर्थन कर दिया। नकारात्मक से सकारात्मक लाने में जेएस मिल का योगदान रहा है। बिल्कुल जेएस मिल का सर्वप्रथम योगदान रहा है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी बुक है। फिर देखिए मिल के अनुसार क्या था, मिल के अनुसार राज्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप पर विषमता को समाप्त करे, परंतु मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। तो जो मिल ने क्या किया, मिल ने जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो हस्तक्षेप की नीति अपना ली, तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो है मना कर दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाया। तो इसीलिए जो है इसीलिए जेएस मिल को स्वतंत्र सकारात्मक लोकतंत्र का जनक नहीं मानते हैं। फिर इनके बाद जो है आपके पीएच ग्रीन आए। पीएच ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। ग्रीन ने स्पष्ट किया कि आत्म तत्व ही समाज तत्व है। वह व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज को सामाजिक हित इसलिए राज्य को सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। टीएच ग्रीन ने कहा कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। ये टीएच ग्रीन का कथन है। देखिए बुराई किसने कहा, वो बुराई कहा अपना स्पेंसर ने। भलाई किसने कहा, सकारात्मक भलाई किसने कहा, ये आपका टीएच ग्रीन महोदय ने कहा। फिर है ग्रीन कहते हैं, ग्रीन राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। फिर ग्रीन ने प्रत्ययवाद की नींव रखी। प्रत्ययवाद की नींव किसने रखी, ग्रीन ने रखी कि राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति हित व सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित कर सके। फिर लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया इन्होंने। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक उदारवाद, जेएम कीन्स इन्हें जो है जनक मानते हैं इस चीज का, और एस के गिलबर्ट ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। राज्य का बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर इससे इतर एक और विचारधारा आती है, लोक कल्याणकारी विचारधारा। इसके जनक हैं आपके लास्की, अनुयायी इसके टीएच ग्रीन थे। लास्की के बाद आए थे टीएच ग्रीन। यह सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप है। लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग आर्क विशद पेप्पल ने किया, जिनकी बुक थी सिटीजनशिप। लास्की पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने विषय का ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर लोक कल्याणकारी की तरफ खींचा। ये था इनकी इनकी बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। में कहा है ना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए जिससे मांग व पूर्ति निरंतर बनी रह सके। इन्होंने सबसे पहले उद्योगों का जो निजीकरण के हाथ में था उनका जो है राष्ट्रीयकरण करने को कहा सरकार से। फिर हाफ मैने का कथन है, लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच मध्यम मार्ग है ये। फिर टी केन ने कहा है, डब्ल्यू टी केन ने कहा है, लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये इन्होंने कहा, ये इनका मानना था। अब फिर देखिए व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करता है। व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच ये समन्वय स्थापित करता है। ये अच्छा क्वेश्चन आ जाए, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच कौन सा वाद जो है संबंध स्थापित करता है, तो इसका आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य। इंग्लैंड की सरकार में राज्य के कार्य को निश्चित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेवरेज की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य के निम्नलिखित कार्य बताए। देखिए बेरोजगारी दूर करना, आश्रय भाव दूर करना, भुखमरी मिटाना, चिकित्सा का प्रबंध करना और अशिक्षा दूर करना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तत्कालिक पीएम जो इंग्लैंड के थे क्लीमेंट हेडली को रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने तत्कालिक रूप से ही इंग्लैंड में लागू कर दी, जिससे राज्य पुलिस राज्य से बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य हो गया तथा उद्देश्य जो है गरीब कल्याण हो गया। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन लोक कल्याणकारी राज्य करता है। अब है नेक्स्ट आपका नव उदारवाद 1970 के दशक में आया और इंग्लैंड में ये 1980 के दशक में आया। समकालीन उदारवाद, उदारवाद, उदारीकरण, इच्छा स्वतंत्रवाद और स्वेच्छा तंत्रवाद, इन नामों से भी इसे जानते हैं। इसके जनक है आपने रॉबर्ट नाजिक और समर्थक है इसके आपके मिल्टन फ्रीडमैन, होयक और आइसा बर्लिन, सैमुअल पेली। ये इसके जो है समर्थक हैं आपके। देखिए नव उदारवाद क्या है, मानते हैं नव उदारवाद लोक कल्याणकारी
राज्य के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। नव उदारवाद समकालीन विश्व में पुनः हस्तक्षेप की नीति को लागू करने के पक्षधर में था। यह लोक कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास का बाधक मानता था। इसका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य ने लोगों के लिए बहुत कार्य किए हैं और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। इसलिए नव उदारवाद राज्य के कार्य को सीमित कर देने के पक्षधर में था। इनका मानना था कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य ने लोगों के लिए बहुत काम कर दिए हैं, जिससे लोग बाग जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। और नव उदारवादी राज्य के कार्य को सीमित करने के पक्षधर में थे। फिर है नव उदारवाद की विचारधारा 1970 के दशक में अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। 1980 में यह इंग्लैंड में स्थापित हुई। फिर आपका ये नव उदारवाद का मानना है कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि के पूरे अवसर मिलने चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। नव उदारवाद ने भूमंडलीकरण की नीति को बढ़ावा दिया है। ये इनका मानना था। देखिए यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में से जितनी भी आने की संभावनाएं होती है क्वेश्चन की, वो यहाँ पर कवर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व कराएंगे हम, उसे भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एक क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।